Hello students, I am Shripad from EBITS. Today we are going to cover physics problem from NTA test series 1 of physics. हमने 1 to 5 प्रॉब्लम पहले वीडियो में देखा था. अभी हम यहाँ पे 6 to 10 प्रॉब्लम देखने वाले हैं. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है. द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द ब्रैकेट सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन लाइक एटम atomic number Z is same as that shortest wavelength of the Balmer series of hydrogen atom. The value of Z is. देखिए दो तीन चीज़ें अभी यहाँ पे कुछ आया है तो आई विल एक्सप्लेन दैट. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजन लाइक एटम. सी, आपको पता है कि हाइड्रोजन में एक यहाँ पे न्यूक्लियस रहता है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमते रहता है. ओके, सो वन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग और यहाँ पे एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है. तो दिस इज द हाइड्रोजन एटम. तो हीलियम अगर है, हीलियम, तो हीलियम के न्यूक्लियस यहाँ पे रहेगा और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं. सो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. ओके, लिथियम में वी कैन से लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 1 2 और यहाँ पे फिर से 1. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजन एटम. अगर यहाँ पे He है, यहाँ पे Li है. अगर He ने एक इलेक्ट्रॉन, He से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, सो इट विल बिकम He प्लस. और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा. हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन रहता है और एक ही ऑर्बिट रहता है. सो अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा. तो इट इज़ नाउ He प्लस इज अ हाइड्रोजन लाइक एटम. ओके, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है. तो इसके जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3. तो जैसे Li2 प्लस बन जाएगा, Li2 प्लस बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. तो Li में भी फिर से आउटर मोस्ट में क्या बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा. तो ऐसा जब होता है कि आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम. सो हाइड्रोजन के लिए Z इज इक्वल टू 1 होता है. ओके, इसका नंबर है Z इज इक्वल टू 2 होता है, इसका नंबर है Z इज इक्वल टू 3 होता है. लेकिन जैसे ही Li2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो दैट बन जाएगा हाइड्रोजन लाइक एटम. तो दैट इज़ हाउ वी कैन अंडरस्टैंड. देन मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में बोला है. अब यहाँ पे सीरीज़ का कुछ नाम आया है. ओके, सो वील गो फॉर सीरीज़. देखिए यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा बताया है. व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रा, कि अगर हम हाइड्रोजन एटम को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे जंप करते हैं. जब वो फिर से अपने जगह पे वापस आ जाते हैं तो अब आपको ऐसा स्पेक्ट्रल लाइन मिलता है. देखिए यहाँ पे, तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन्स मैंने यहाँ पे दिखा, ये विजिबल स्पेक्ट्रम में आप देख रहे हैं. ओके, तो ये रेड कलर है जो हमें विजिबल है. इसके बाद में यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट है, इसके ऊपर इंफ्रारेड है. हमें खाली इतना ही दिखता है, इसके ऊपर का हमें नहीं दिखता, इसके नीचे का हमें दिखता नहीं है. ओके, नाउ तो अभी हम क्या करेंगे, कौन से सीरीज होता है, तो लेमैन सीरीज होता है. लेमैन, बामर, पाश्चन, और ये जो है ना यहाँ पे, ये जो सीरीज़ है दैट इज़ कॉल्ड एज ब्रैकेट सीरीज़. ये यहाँ पे है, सो आई विल नेम हियर. सो दिस इज़ अ ब्रैकेट सीरीज़. और ये ऊपर वाला जो है ये पी फंड सीरीज़ है, पी फंड सीरीज़. ओके, सो ऐसे सीरीज़ के नाम है. तो यहाँ पे हमें सीरीज़ के नाम पता हो गया, लेमैन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड. ये 4th नंबर का ब्रैकेट है और 5th नंबर का पी फंड है. ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है अल्ट्रा वायलेट रीजन है. ओके, अल्ट्रा वायलेट रीजन मतलब यहाँ पे. तो ये जो सीरीज़ हमें दिखता नहीं है. बामर सीरीज विजिबल रीजन में, तो बामर सीरीज़ का सभी हमें दिखता है. देन पाश्चन सीरीज इंफ्रारेड में आता है, ये हमें दिखता नहीं, ये भी दिखता नहीं आंखों से, ये भी नहीं दिखता है. तो ये सीरीज़ आपको ध्यान में रखना है. तो जैसे हम थ्योरी में आपने पढ़ेंगे तब आपको ये पता चल जाएगा, और पढ़ा भी होगा तो आपको ये याद होगा. ओके, उसके बाद में 2 और चीज़ है कि जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ से 2 से लेके 1 तक जंप किया, 3 से लेके 1 तक जंप किया, 3rd ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट में जंप किया, 4th ऑर्बिट से 1st में जंप किया, वैसे ही इन्फिनिटी से जंप किया. तो आपको एक रूल यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जब इन्फिनिटी से उसके ओरिजिनल ऑर्बिट पे जंप करता है, इन्फिनिटी से उसका जो सपोज 1 पे जंप किया हाईएस्ट से, ये हाईएस्ट है, तो यहाँ पे आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलता है. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. और अगर 2 से 1 पे जंप किया तो हमें मिलता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ.
ये मैंने बात की है लेमैन सीरीज़ की, ये मैंने बात की है लेमैन सीरीज़ की। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1, लॉन्गेस्ट फ्रॉम 2 to 1। अगर मैं बामर सीरीज़ की बात करता हूँ तो बामर सीरीज़ में, यह बामर सीरीज़ का जो ओरिजिन ऑर्बिट है 2 है, तो थर्ड से लेके 2 तक जंप करेगा बामर सीरीज़ के लिए, थर्ड से लेके 2 तक जंप करेगा तो यू विल गेट अ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ओके। एंड इन्फिनिटी से लेके 2 तक जंप करेगा तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वी कैन से। सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट का क्या कंसेप्ट है। तो अभी हम प्रॉब्लम की तरफ फोकस करते हैं। नाउ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हम यहाँ पे ये करते हैं, सो 1/λ, ओके। देन आर एच इज अ रिडबर्ग कांस्टेंट, इसका वैल्यू ये रहता है, इंटू जेड स्क्वेयर मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम है, हमें जेड का वैल्यू निकालना है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको पता है ब्रैकेट सीरीज की बात हो रही है, तो इसका मतलब n=4 की बात हो रही है, तो यहाँ पे 1/4 हम रखेंगे। 4 पे जंप कर रहा है, कहाँ से जंप कर रहा है, इन्फिनिटी से जंप कर रहा है, ओके। तो ये फॉर्मूला होता है 1/∞ 0 होता है, सो 1/λ इज इक्वल टू, आई विल से यहाँ पे 1, आई विल राइट हियर 1, सो RH Z² / 16। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में हम देखते हैं दूसरा, इज सेम एज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज कैसे हो जाएगा, बामर का ये, हाँ ये 2 नंबर है, शॉर्टेस्ट मतलब इन्फिनिटी से 2 पे जंप करने वाला है। सो 1/λ2 इज इक्वल टू, बामर के लिए लिख रहा हूँ मैं RH Z², लेकिन यहाँ पे अभी ये हाइड्रोजन एटम है, सो हाइड्रोजन के लिए Z का जो वैल्यू रहता है, सो आई विल राइट हियर H, मैं हाइड्रोजन के लिए लिख रहा हूँ, ओके। सो इट इज़ 1/2² माइनस 1/∞², ओके। सो 1/λ2 इज इक्वल टू RH, Z का वैल्यू रहता है हाइड्रोजन के लिए 1², और ये हो जाएगा 1/4, ये 1/∞² 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वल है, तो हम इसको इक्वल करेंगे। सो देखिए, वी विल इक्वेट 1 and 2 बिकॉज ये 1/λ और 1/λ2 दोनों सेम है। सो आई विल इक्वेटिंग 1 and 2, इक्वेटिंग 1 and 2। देखिए क्या हो जाएगा, सो RH Z² डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू RH, ये 1 हो जाएगा अपॉन 4, सो RH गेट कैंसल, सो इट विल बी, ये 4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, Z² इज इक्वल टू 4, Z इज इक्वल टू 2। सो दैट इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। सो Z इज 2, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आगे जाते हैं। नाउ देखिए, एक थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर का एक क्वेश्चन है। अ पार्टीशन वॉल हैज़ 2 लेयर्स ऑफ द डिफरेंट मटेरियल A एंड B। ये मटेरियल A है, ऐसा मैं बोलता हूँ, और ये है B, ठीक है। इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, मैंने इसको एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखा है। दे हैव द सेम थिकनेस, इन दोनों का थिकनेस सेम है, यहाँ इसका भी थिकनेस T है, इसका भी थिकनेस T है, ओके। नाउ बट द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ A इज ट्वाइस दैट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ B। इसका मतलब यहाँ पे हमें दिया है कि अगर थर्मल कंडक्टिविटी का नोटेशन जो है हमारे पास K है, K अगर A का थर्मल कंडक्टिविटी है एंड KB अगर B का थर्मल कंडक्टिविटी है, तो यहाँ पे उन्होंने रेशो दिया है कि K जो है इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ KB, ये रिलेशन दिया है। सो इसको मैं K लिखता हूँ फिलहाल, और एक KB लिखता हूँ, इन दोनों में रिलेशन हमारे पास है ऑलरेडी, K इज इक्वल टू ट्वाइस KB। एट स्टेडी स्टेट, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेडी स्टेट? स्टेडी स्टेट मतलब जितना हीट यहाँ पे एंटर कर रहा है उतना हीट यहाँ पे जाएगा, उतना हीट यहाँ पे जाएगा। सो एट दैट टाइम देयर इज़ अ नो चेंज इन अ टेम्परेचर, उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। तो जितना हीट यहाँ पे जा रहा है उतना हीट यहाँ से पास हो रहा है, उतना हीट बाहर आ रहा है, ओके। तो हमें निकालना है कि, और यहाँ पे दिया है कि ये दोनों जो इसका बाउंड्री है, इफ़ द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द लेयर ऑफ बी, इन दोनों में जो बाउंड्री इसका जो डिफरेंस है दैट इज़ 50 केल्विन, ओके। तो इसके लिए हम मानते हैं कि ये जो टेम्परेचर है ये थीटा ए है, ये जो टेम्परेचर है बाउंड्री का थीटा है, और ये जो टेम्परेचर है थीटा बी है, ऐसा मानते हैं, ओके।
तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है कि ये हायर टेम्परेचर आएगा, बिकॉज हीट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इसका मतलब ये टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, ये टेम्परेचर कम रहेगा। तो थीटा माइनस थीटा बी आपको दिया है 50 केल्विन, 50 केल्विन दिया है। आपको क्या पूछा है, देन द करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द लेयर ए, मतलब आपको पूछा है थीटा ए माइनस थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपको पूछा है। तो देखिए हमारे पास एक थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है, जो भी हीट फ्लो होता है Q इज ऑलवेज इक्वल टू K इंटू एरिया, ओके, टेम्परेचर डिफरेंस θ1 माइनस θ2 अपॉन जो भी लेंथ है उसको हम डेल्टा एक्स बोलते हैं, जो भी डिफरेंस है, और वी कैन से L, ओके, इनटू टाइम, ओके। तो ये जो है हमारा हीट ऑफ फ्लो है। द रेट ऑफ हीट जो है, रेट ऑफ हीट इज Q/T आएगा। Q/T इज ऑलवेज इक्वल टू KA θ1 माइनस θ2 अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब अभी मैं ये दोनों का लेंथ, दोनों का विड्थ अगर इक्वल है तो यहाँ पे मैं डेल्टा एक्स के बदले में यहाँ से लेके यहाँ तक T रखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक T रखेंगे, तो वी कैन राइट हियर T फॉर। ना अभी मैं फॉर स्लैब ए लिखता हूँ, फॉर स्लैब ए, फॉर स्लैब ए, ये फॉर्मूला लिखते हैं हम इसको। विल राइट हियर Q इज इक्वल टू, यहाँ पे है KA आएगा, इसका एरिया तो दोनों का सेम ही है। यहाँ पे टेम्परेचर है थीटा ए माइनस थीटा, थीटा ए माइनस थीटा अपॉन जो थिकनेस है उसका T है, और हम B के लिए लिखेंगे फिर से, ये Q है, दिस इज़ Q, और ये थीटा है। सो KB एरिया उसका, दोनों का एरिया सेम है। यहाँ पे थीटा माइनस थीटा बी, थीटा माइनस थीटा बी अपॉन फिर से T। अभी उन्होंने बोला है कि ये दोनों एट स्टेडी स्टेट ये हीट इक्वल रहेगा, हम दोनों को इक्वेट करते हैं। सो वी विल इक्वेट दिस टू थिंग्स, यहाँ पे इक्वेट करते हैं हम एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट इक्वेट करो KA इंटू A थीटा A माइनस थीटा अपॉन T इज इक्वल टू KB A थीटा माइनस थीटा B अपॉन T। तो यहाँ पे देखो ये T कट हो जाएगा, ये A कट हो जाएगा, ओके। सो हमारे पास है K, और KB का वैल्यू, K का मतलब 2KB होता है। सो विल राइट हियर 2KB अपॉन, ये हमें निकालना है थीटा A माइनस थीटा निकालना है, और यह है KB, और यहाँ पे थीटा माइनस थीटा जीरो का, थीटा माइनस थीटा बी का वैल्यू दिया है 50 केल्विन, ओके। सो आप देख रहे हैं कि ये KB कट हो जाएगा। सो हमारे पास जो है थीटा A माइनस थीटा इज इक्वल टू 25 केल्विन, ये हमारे पास आंसर आया है। तो इसका मतलब ही क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो का टेम्परेचर डिफरेंस है दैट इज़ 25 केल्विन, ये हमारा आंसर है। इन दिस वे हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। देखते हैं आगे। नाउ यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिखा है 8 नंबर का, अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट s, यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है पूरा, इसको मैं s बोलता हूँ, ये s है। एट अ सर्टन हाइट, एट अ सर्टन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज, सपोज यहाँ से ये डिस्टेंस जो है इसको मैं x बोलता हूँ, तो ये जो बचेगा ये s माइनस x बचेगा, ओके। एट सर्टन हाइट, ओके, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम इट्स पोटेंशियल एनर्जी, द हाइट एंड स्पीड, ये हाइट एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट, यहाँ का जो हमें s माइनस एक्स निकालना है कितना है, एंड उसका स्पीड निकालना है कि यहाँ पे उसका स्पीड कितना रहेगा। देखिए इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 रहेगा, तो हम यहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाते हैं। तो हमारे पास 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाते हैं, नॉट सेकंड, थर्ड काइनेमेटिक, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs, बिकॉज ये s है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, हम यहाँ पे निकालते हैं इसका वेलोसिटी कितना रहेगा x पे। सो u 0 है, 0 स्क्वायर प्लस 2g इंटू एक्स, सो ये वेलोसिटी आया v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx, इक्वेशन नंबर 1, ओके। उसके बाद में यहाँ पे कंडीशन दिया है, यहाँ पे इतना वेलोसिटी है, तो यहाँ पे मुझे वेलोसिटी, यहाँ पे v का स्क्वायर मुझे पता चल गया, यहाँ पे वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 2gx,
इसका मतलब ही वी स्क्वेयर जो मेरे पास है दैट इज़ 2gx। सो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ आई विल से ए, ठीक है। नाउ एट पॉइंट ए, ओके, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स इज पोटेंशियल एनर्जी, 3 टाइम्स इज पोटेंशियल एनर्जी, ओके। और इसका जो मास है मैं m पकड़ता हूँ, इसका मास m पकड़ता हूँ। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mva²। वाई va²? बिकॉज एट ए हम बात करें, दैट मस्ट बी इक्वल टू mgh। h मतलब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 टाइम्स आएगा, mgh है यहाँ पे s माइनस एक्स, ओके। हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए सो दिस mm गेट कैंसल, दिस m एंड m गेट कैंसल, ये इधर चला जाएगा। तो va² जो आएगा, va² ये आएगा, ये हो जाएगा 6g इंटू s माइनस एक्स, लेकिन v² का वैल्यू मेरे पास पता है 2gx इज इक्वल टू 6 इंटू जी इंटू एस माइनस एक्स। हम यहाँ पे देखिए g और g कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो ये 2x इज इक्वल टू 6s माइनस 6x। फिर हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे, तो हो जाएगा 2x प्लस 6x इज इक्वल टू 6s। सो ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 6s। सो इसका मतलब हमें s पता चल गया है, और वी कैन से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, इट इज़ अ 6s/8। सो दैट बिकम्स अ 3/4s। ये हमारे पास पता चल गया। तो हमें s दिया था, तो हमारा आंसर s में आया है, ओके। तो ये जो डिस्टेंस है 3/4s आया है, ओके। सो हमें पूछा है कि व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, व्हाट इज इट्स हाइट एंड स्पीड। तो हाइट नीचे से हम हाइट गिनेंगे, तो हाइट कितना आएगा। सो देयरफॉर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सो देयरफॉर हाइट, ये जो है अगर मैं इसको हाइट पकड़ता हूँ, ठीक है ना, h नीचे से, तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s माइनस एक्स। सो s माइनस 3/4s। सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 1/4s। तो हाइट इज़ 1/4s, ये पहला आ गया, ओके। उसके बाद में हमें पूछा है स्पीड, तो ये पहला आंसर आ गया, स्पीड पूछा है, तो हम x के बदले में डालते हैं। सो v² इज इक्वल टू 2gx के बदले में डालो 3/4s। सो ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो v जो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3/2g इंटू एस। सो दैट इज़ हाउ वी कैन आंसर। तो हमारा आंसर जो इन टर्म्स ऑफ एस आया है यहाँ पे, और ये भी हाइट भी इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज हमें एस दिया था। तो इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं आगे, ओके। अभी हमारा जो क्वेश्चन है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर का क्वेश्चन है। अ कॉइल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज 31 ओम। तो ये L जो है ये कॉइल रहता है, ये कॉपर कॉइल रहता है, और इसका जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे दिया है 31 ओम, या यहाँ पे इन्होंने दिया है इट इज़ 31 ओम, ओके। एंड हैज़ अ रेजिस्टेंस of 8 ohm. A coil of inductive reactance is 31 ohm, has a resistance of 8 ohm, is placed in a series with a condenser of a capacitive reactance 25 ohm. The combination is connected to an AC source of 110 volt. The power factor of the circuit is। देखिए ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस रहता है, कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब इसका रेजिस्टेंस रहता है, ओके। और इसका और खुद का जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ 8 ओम। तो यहाँ पे मैं इसी का रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये 8 ओम है। इंडक्टिव रिएक्टेंस ये इट इज़ द अपोजिशन ऑफर बाय अ गुड कॉइल टू अ फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। इसका खुद का रेजिस्टेंस 8 ओम है, तो डायग्राम में मैंने यहाँ पे दिखा 8 ओम, इसका 31 ओम है। और ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है मतलब अपोजिशन ऑफर बाय कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इसको हम बोलते हैं 25 ओम, ओके। नाउ तो हमें निकालना है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर का जो बेसिक डेफिनेशन है, पावर फैक्टर रहता है cos phi। पावर फैक्टर क्या रहता है, cos phi।
और कॉस फाई का जो वैल्यू रहता है इट इज़ आर बाय जेड। सो आर मतलब रेजिस्टेंस एंड जेड मतलब होता है इनका, इट इज़ मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ जेड का, आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर जेड। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्सएल का जो वैल्यू है दैट इज 31 ओम है, इसका नोटेशन एक्सएल रहता है। देन एक्सी जो है दैट इज 25 ओम है एंड जो आर है दैट इज 8 ओम है। ठीक है, ओके तो ऐसे तीन है। तो हम यहाँ पे इसका वैल्यू पुटअप करेंगे तो कॉस फाई क्या आएगा देखते हैं, कॉस फाई इज इक्वल आर, आर के जगह हम डालेंगे 8, देन आर स्क्वेयर के बदले में डालेंगे 8 स्क्वेयर एंड प्लस, यहाँ पे बीच में प्लस आना चाहिए, प्लस यहाँ पे एक्सएल, व्हाट इज एक्सएल, एक्सएल है 31 माइनस 25 का होल स्क्वेयर, सॉल्व करेंगे 8 अपॉन, सो इट इज 8 स्क्वेयर प्लस 31 माइनस 25, so that it becomes a 6, so it is 6 square, so it is 8 upon 64 plus 36, so that becomes 8 upon 100, so that becomes 8 upon 10, so that becomes a 0.8। so इसका जो पावर फैक्टर रहेगा, पावर फैक्टर इज देयरफॉर पावर फैक्टर जो रहता है, पावर फैक्टर जो रहता है दैट इज इक्वल टू कॉस फाई दैट इज इक्वल टू 0.8, ये आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। ओके तो इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्सएल, कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब एक्सी, और इस ये कॉइल का रेजिस्टेंस 8 ओम दिया तो हमने माइनस को थोड़ा सा बाजू में निकाला, तो इसको एलसीआर सर्किट बोलते हैं। देखते हैं आगे। ओके तो हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10, अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम द पॉइंट a इनसाइड द स्मूथ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r which is fixed on a ground such that OA is a horizontal, OA horizontal है। The ratio of magnitude of centripetal force and normal reaction on the block at any point B with theta varies as, तो हमें ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये डायग्राम मैंने यहाँ पे लिया है। तो अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा सोचते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये बॉडी शुरुआत में यहाँ पे था, यहाँ पे था, ओके, फिर यहाँ से उसका वेलोसिटी 0 होगा, फिर यहाँ पे आया है, तो जब यहाँ पे आएगा तो नाउ इट इज़ परफॉर्मिंग ए सर्कुलर मोशन। तो कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो हमें पता है कि नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर क्या रहता है। सो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर क्या है, सो दैट इज एफ नेट इज इक्वल टू एन माइनस एम जी साइन थीटा, एन माइनस एम जी साइन थीटा। ओके सो बट एफ नेट क्या रहता है, हम किस यहाँ पे क्या रखते हैं हमेशा, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर इज इक्वल टू एन माइनस एम जी साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं इसको इधर शिफ्ट करता हूँ, तो एम वी स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू आएगा एन। ओके नाउ सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन बाय एनर्जी कंजर्वेशन, देखिए बाय एनर्जी कंजर्वेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, सी इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ पे इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ये परपेंडिकुलर है। ओके अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये आपको पता है कि ये आर है, ये 90 डिग्री रहेगा, दिस विल बी द आर, ये अपोजिट साइड है तो इसके लिए ये आर साइन थीटा बनता है अपोजिट साइड। तो ये कितने हाइट के ऊपर है, आर साइन थीटा, यहाँ से अगर मैं गिनता हूँ तो यहाँ पे हाइट कितना है, आर साइन थीटा। सो बाय एनर्जी कंजर्वेशन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना आएगा, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी एम जी आर साइन थीटा इज इक्वल टू, इसका काइनेटिक एनर्जी रहेगा हाफ एम वी स्क्वेयर। सो यहाँ पे मैं ये आर नीचे लेके आता हूँ, एम जी यहाँ पे 2, यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। सो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू है। इफ़ आई सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, सो मैं लिखता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, देखिए क्या हो रहा है, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप करता हूँ, तो 2 एम जी साइन थीटा, इसके जगह पे ये वैल्यू पुटअप किया, प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एन। सो ये हो रहा है 3 एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एन। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हमें जो रेशो पूछा है यहाँ पे एक्स किसका रेशो है,
मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स डिवाइडेड बाय एन. सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास है ये, सो इट इज़ 2 mg साइन थीटा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है. और नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास ये है 3 mg साइन थीटा. आप देख रहे हैं कि ये दोनों कट हो जाएगा, सो आंसर विल बी 2/3. सो देयरफॉर जो रेशियो है x इज इक्वल टू दैट इज 2/3. सो इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन थीटा. थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं है, बिकॉज उन्होंने वही बोला है कि द रिएक्शन ऑन द ब्लॉक एट एनी पॉइंट वेरीज विथ थीटा एज. सो इट इज़ नॉट वेरीज विथ थीटा, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट रेशियो है. So in this way we can understand this problem. Okay, thank you very much.